ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। आज हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन सीखने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है, लेकिन पहले आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, लेकिन विद कांस्टेंट स्पीड। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है। अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, बट यू शुड रिवाइज ऑन डेली बेसिस। तो ऐसा है, हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड हर जगह पे सेम है तो मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे होता है अलोंग द टेंजेंट। तो मैंने आपको ये बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या होना, एक्सेलरेशन होना। करेक्ट, राइट। तो इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड तो चेंज होता नहीं है, चेंज होता है डायरेक्शन। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा। और जिस केस में सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो उस केस में एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर आपको याद होगा, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था mv² बाय r, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v ओमेगा। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स भी है जिसको तुम क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूला है, तो इसके लिए सॉरी एक्सेलरेशन में मास नहीं आता, सॉरी फॉर दिस। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के भी 3 फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर ये आ जाएगा mv ओमेगा। यहाँ तक क्लियर, गुड। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूसीएम में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, साथ में स्पीड भी चेंज होता है। तो जब स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टुवर्ड्स सेंटर और एक होता है टेंजेंशियल। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट्स है, 2। एक है टेंजेंशियल, ये कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। एक है रेडियल, ये कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाता है, अलोंग द डायगोनल, राइट। तो ये नॉन यूसीएम था। अब हमको सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं सॉरी, हमको सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस देखने हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मुझे वापस एक बार आपसे वेरीफाई करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या सेम है और क्या चेंज हो रहा है। स्पीड सेम है और चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन जब चेंज हो तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स सेंटर। वेरी गुड, इतना पता है, गुड। अब और एक चीज आप समझ लो, जहां पे भी सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स होता है जिसको तुम बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर हमेशा कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, टुवर्ड्स द सेंटर। चलो इतना पता है, तो अभी आगे का समझेगा। तो पहला एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रास्ता है, रोड, और रोड पे एक टर्न आ गया।
तो रोड था और रोड पे टर्न आ गया। तो जब टर्न आएगा, टर्न देखो ये पार्ट तो स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे अगर गाड़ी है तो गाड़ी क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन। यहाँ पे भी गाड़ी क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन। लेकिन जब टर्न आया तो इस टर्न पे गाड़ी क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एनी ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वहां पे नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पे भी कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल। और हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, चलो मैं एग्जाम्पल बता ही देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो मून क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी था, सेंट्रीपिटल। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, गुड। अब मैं काम करता हूं, ये मेरे पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक मास है। अब इसको मैं घुमाता हूं सर्कुलर मोशन में, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, कहाँ से आया सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी से नहीं आ रहा है। ग्रेविटी और टेंशन का रिजल्टेंट, क्योंकि जब तुम रस्सी को खींचते हो तो रस्सी में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हो टेंशन। तो यहाँ पे एक फोर्स है टेंशन, दूसरा है वेट। वेट मतलब डाउनवर्ड्स। तो वेट और टेंशन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सिमिलरली जब भी एक व्हीकल एक सर्कुलर ट्रैक पे है, तो सर्कुलर ट्रैक पे है मतलब कौन सा फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल। कहां से आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ व्हीकल moves along circular track, necessary centripetal force is provided by force of static friction। अभी ये भी कंफ्यूज होगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से आया, गाड़ी तो मूव हो रहा है, बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले समझ लो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, बराबर। तो अगर गाड़ी टर्न ले रहा है, मतलब गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे है, तो सर्कुलर ट्रैक पे होने के लिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। इस केस में वो जो सर्कुलर मोशन है उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अब मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन गाड़ी तो मूव हो रहा है। जब मोशन हो तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक होता है, स्टैटिक की काइनेटिक। कितने लोगों को फ्रिक्शन पता ही नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता दो, आई विल जस्ट टेल यू फ्रिक्शन क्या है, पता ही नहीं। चलो मैं बता ही देता हूँ। हमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे टाइप के फोर्सेस देखे थे, उसमें से एक टाइप का फोर्स था कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव हो, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठंड में आप ऐसा करते हो ना, ये इसके लिए करते हो क्योंकि जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से मूव करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। सिमिलरली जब गाड़ी एक रोड के ऊपर से चल रहा है तो गाड़ी का टायर रोड के साथ किस में है, कांटेक्ट में, तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, करेक्ट। अब फ्रिक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। एक को तुम बोलते हो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक को आप बोलते हो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक को आप बोलते हो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस के ऊपर रख दिया मैंने, है क्या कुछ मेरे पास, नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि एक सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने एक फोर्स लगा दिया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट और सरफेस में क्या है? फ्रिक्शन है। जब तक जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, जब तक ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बराबर? तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस when the object is at rest on the surface is called as force of static friction। मतलब ये है, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रखा था, हमने एक फोर्स लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसने रोका? फ्रिक्शन ने। तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या बोलते हो? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, तो जैसे ही तुमने ये फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होगा। उस फ्रिक्शन के फोर्स को बोलते हो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बराबर? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसके बाद अगर आपने फोर्स का वैल्यू और बढ़ा दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बॉडी मूव हो रहा है, उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर से मूव हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? मूव हो रहा है तो क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मूव नहीं हो रहा तो क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीनों ही केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट, तीनों ही केसेस में। यहां तक क्लियर? गुड, पक्का पक्का। तो अब आ जाते हैं हमारे इस टॉपिक पे। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। वेरी गुड। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो डायरेक्शन है, थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करो। जिस डायरेक्शन के अलोंग गाड़ी मूव हो रहा है, उसको अपोजिट कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोजिट होता है। गाड़ी अगर आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे, सही है? इमेजिन मैं वो गाड़ी हूं और मैं एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा हूं, फ्रिक्शन कहाँ है? मेरे पीछे, सही है? करेक्ट, बराबर ना? कौन सा फ्रिक्शन? हाँ, वेरी गुड। लेकिन मैं स्ट्रेट जा रहा था, मैं साइड में मूव हुआ क्या? तो साइडवाइज मेरा मोशन है क्या? तो साइडवाइज कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। आई बात समझ में? हमने क्या लिखा यहाँ पे कि अगर गाड़ी को सेफली टर्न करवाना है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है, तो कौन सा फोर्स चाहिए? वो कौन देगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में बात कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। क्योंकि जब हम गाड़ी को टर्न करवाते हैं, तो हमको ये नहीं चाहिए होता ना कि मैं रोड के अंदर गिर जाऊँ या रोड के बाहर गिर जाऊँ। चाहिए कि हमको ऐसा? नहीं। तो जब मैंने बोला फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन को अपोजिट, राइट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। वो कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की। वेरी गुड। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ a vehicle moving along circular track, the necessary centripetal force is given by force of static friction. Therefore, centripetal force is equal to force of static friction. और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हमने अब भी देखा था, क्या था? mv²/r। ये r क्या है? देखो, जब रोड पे टर्न आए, रोड पे टर्न आया तो ये क्या बन गया? सर्कल का पार्ट। हर एक सर्कल के पार्ट को क्या बोलते हो वैसे? आर्क। हर एक आर्क का एक सेंटर होता है कि नहीं? होता है ना? तो आर्क से उस सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस। तो ये आर क्या है? रेडियस है। तो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, गुड। इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है? 11th में सीखा था। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस। म्यू एस को तुम पता है क्या बोलते हो?
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब जिनको नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं पता कोई बात नहीं, जब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक हो, इस केस में ब्लॉक का वेट मतलब mg, वो कहाँ होता है डाउनवर्ड्स mg, और रिएक्शन कहाँ होता है अपवर्ड्स। मैं सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ आपको न्यूटन थर्ड लॉ मोशन पता है, सुना है क्या? नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसका सिंपल मतलब ये कि जो फोर्सेस होते हैं ना वो कभी भी कपल होते हैं, कपल, एक्शन और रिएक्शन। एग्जाम्पल, आप बेंच पे बैठे हो, आपका वेट बेंच पे क्या है, एक्शन है, बेंच आप पे क्या लगा रहा है, रिएक्शन। हर बार ऐसा ही होता है, मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मेरा वेट इस स्टेज पे क्या है, एक्शन mg, और स्टेज मुझ पे क्या लगा रहा है, रिएक्शन m। जब एक गाड़ी एक रास्ते पे चलेगा तो गाड़ी का वेट उस रोड पे क्या होगा, और रोड क्या करेगा, तो बस वो रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, mg। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन आप लिख रहे हो ये क्या है, mg है, सही है। तो m और m हो गया कैंसल, तो v स्क्वायर क्या आ गया, म्यू एस इंटू आर जी। तो फिर v क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। अब इसको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्यों बोला वो भी समझ लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लो। प्रॉब्लम क्या था पहले समझो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं भेलपुरी नहीं खा रहा था, मैं टर्न ले रहा था। तो जब टर्न लेते हो वो क्या बन जाता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कहाँ से आया, फ्रिक्शन से। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर बाय आर, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू एस इंटू एन, और एन क्या था, mg। तो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू म्यू एस mg, mm हो गया कैंसल, v स्क्वायर क्या बन गया, म्यू एस इंटू आर जी। तो v क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इस स्पीड के वैल्यू को क्या बोल दिया हमने, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। अब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्यों बोला है वो समझ लो। देखो ऐसा है, एक बार रोड बन गया तो बन गया, तुम रेडियस चेंज नहीं कर सकते। अभी हमारे क्लास के बाहर ही एक टर्न है, वो टर्न क्या है, सर्कुलर सर्कल का एक पार्ट है, उसका क्या है, एक रेडियस है, बन गया ना रोड। अभी तुम चेंज कर सकते हो क्या उसको, नहीं। तो आर क्या हो गया, कांस्टेंट। जी क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ये भी क्या है, कांस्टेंट। इसको भी तुम चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करना है तो तुमको अर्थ छोड़ के जाना पड़ेगा, किसी और प्लैनेट पे जाना पड़ेगा आपको, राइट। इसका मतलब आर और जी क्या है, कांस्टेंट। तो काट छाट के मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एस, मतलब किस पे, फ्रिक्शन पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। इसके लिए हमको बोलते हैं, अगर शायद आपने देखा होगा तो जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उसके साथ एक बुकलेट आता है, उस पर लिखा होता है कि हर इतने किलोमीटर के बाद टायर चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि जितना तुम गाड़ी यूज करोगे टायर स्मूथ हो जाएगा। टायर स्मूथ होना मतलब फ्रिक्शन कम होते जाना। अगर तुम टाइम पे टायर चेंज नहीं करोगे तो म्यू एस की वैल्यू कम हो गई, म्यू एस की वैल्यू कम हो गई और तुम टर्न मारने गए ज़्यादा स्पीड पे, इससे ज़्यादा स्पीड पे, तो तुम गए, योर व्हीकल विल स्किड, राइट। इसका मतलब तुम कंप्लीटली किसके भरोसे हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। अगर मुझे एक रोड पे टर्न लेना है, इसका मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा है तो गया मैं, मेरा गाड़ी स्लिप हो जाएगा। फिर अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, म्यू का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। म्यू का वैल्यू बढ़ाना मतलब क्या, टायर और रोड में फ्रिक्शन बढ़ाना। अब रोड का फ्रिक्शन तो हम लोग नहीं कर सकते ना, वो तो जिसने बनाया रोड वही बढ़ा सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा, कंक्रीट का रोड देखा है आपने, वो कंक्रीट के रोड पे ऐसे लाइंस होते देखे, क्यों होते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, करेक्ट।
राइट। और अगर हम लोग टायर का फ्रिक्शन बढ़ाए तो टायर जल्दी ख़राब होगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि टायर जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूसरा, समझो मैंने बढ़ा भी लिया, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? नंबर वन, अगर समझ लो जैसे अभी बरसात के दिन है तो रोड और टायर के बीच में क्या आ गया? पानी। पानी से फ्रिक्शन हो जाएगा कम। ऐसा भी हो सकता है कि गलती से वहाँ पे रोड पे ऑयल गिर गया तो फ्रिक्शन हो जाएगा कम, राइट। तो अब हमको ये देखना है कि हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड की वैल्यू कैसे बढ़ाए, क्योंकि टर्न मारते वक्त अगर मेरा स्पीड ज़्यादा हुआ गए, अब सिटी में तो प्रॉब्लम होता नहीं है वो, क्योंकि हम शहर के अंदर कितना स्पीड पे चलाएंगे, 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हाईवे पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाईवे पे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या बताता हूँ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले ये समझ लो कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा है, हमारा जो रोड था, रोड रास्ता ऐसा था ना, हॉरिजॉन्टल। जैसे ही टर्न आया तो जो रोड का बाहर का साइड होता है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर आपको देखना है तो कभी आप हाईवे पे जाओगे और टर्न आया तो चेक करना, आपको दिखेगा कि टर्न पे थोड़ा सा रोड ऐसा टिल्टेड है, बाहर का साइड ऊपर उठाया है। या फिर रेसिंग ट्रैक देख लो, यूट्यूब पे चेक कर लो रेसिंग ट्रैक, वहां पे तुमको दिखेगा जैसे टर्न आया रोड का जो बाहर का साइड है थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। तो करते क्या है, ये रोड था, जैसे ही टर्न आया सिर्फ टर्न पे, ओनली एट द टर्न्स, आउटर एज को ऊपर उठा लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहले हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या देख लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, तो बताओ बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। द प्रोसेस ऑफ raising the outer edge of road with respect to its inner edge is known as banking of road. Is known as banking of road. क्लियर? तो कुछ नहीं किया, जैसे टर्न आया, टर्न पे जो रोड का बाहर का साइड था इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। अब ये थोड़ा सा ऊपर उठाया ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठाने की वजह से पता है क्या हुआ, यहाँ पे एक एंगल बन गया। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ बैंकिंग। डिफाइन कैसे करेंगे? द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू horizontal is called as angle of banking. The angle made by the surface of road with the horizontal is known as angle of banking. एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ तक क्लियर? गुड। हमारा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझेगा। प्रॉब्लम क्या था कि जब टर्न आया तो मैं इसके ऊपर स्पीड नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि रखा तो द व्हीकल विल स्किड, गाड़ी स्लिप हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, जब टर्न आया तो मैंने रोड के आउटर सरफेस को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया? बैंकिंग ऑफ रोड। और जो एंगल बन गया उसको क्या बोल दिया? एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये करने से हुआ क्या, पहले वो समझ लो। तो इसके लिए मैंने बोला था 11th का लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता मैं अभी बता देता हूँ। ये गाड़ी है और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है।
ऐसा टर्न था, तुम टर्न को, रोड को देख रहे हो, गाड़ी तुम्हारे तरफ आ रहा है, याद रखना। ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी, इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं वो पता होना चाहिए। एक तो गाड़ी का वेट, वेट मतलब mg, वो हमेशा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन, जहां पे भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो सरफेस क्या लगाता है, रिएक्शन। अभी तो बताया, तुम बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा वेट बेंच पे क्या है, एक्शन, और बेंच क्या कर रहा है, कौन सा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। उसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता है, ये क्या था, mg, और नॉर्मल रिएक्शन कहां था, ऊपर। नॉर्मल क्यों, दिख रहा है तुमको एंगल कितना बनेगा, डू यू सी, ये कितना एंगल बनाएगा, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी गाड़ी किसके ऊपर है, रोड पे, किस पे, रोड पे। तो रोड गाड़ी पे क्या लगाएगा, रिएक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल, मतलब क्या, परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्या, यस। तो ये कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है ये, नॉर्मल रिएक्शन। किसने लगाया, रोड ने। किस पे लगाया, गाड़ी पे। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब अगर ये समझा है तो अब एक काम करेंगे, अब थोड़ा सा तुमको मैथ्स पता होना चाहिए, थोड़ा सा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। क्यों थीटा, क्यों थीटा, थीटा क्या आएगा, थीटा। देखो ऐसा होता है, पहले तो एक चीज समझ लो, अगर दो लाइंस में अगर एंगल थीटा हो तो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल थीटा ही होता है। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 एंगल कितना है, थीटा। ये जो लाइन नंबर 3 है ये किसको परपेंडिकुलर है, लाइन नंबर 1 को। ये लाइन नंबर 4 किसको परपेंडिकुलर है, लाइन नंबर 2 को। तो लाइन 1 और लाइन 2 में कितना एंगल था, तो लाइन 3 और लाइन 4 किसको परपेंडिकुलर है, 1 और 2 को। तो इन दोनों में भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। ऐसा होता है, वो रूल है वो। तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया, ओके। देन ये n था, ये थीटा है, तो ये कौन है, कौन सा कंपोनेंट है ये, n cos थीटा। और n cos थीटा को परपेंडिकुलर कौन होता है, n sin थीटा। वेरी गुड, n sin थीटा, राइट। तो सिर्फ रोड के सरफेस को ऊपर उठाने से ये सब हो गया, क्या क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट मिल गए, n cos और n sin, बराबर, करेक्ट। अब n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, वेरी गुड। तो when a vehicle is on a banked road, there are two forces acting on it. कौन से दो फोर्सेस, एक है वेट mg, दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन n। और ये नॉर्मल रिएक्शन n था, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन के कितने कंपोनेंट किए, n। तो n कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स, n cos थीटा और n sin थीटा, n cos थीटा एंड n sin थीटा। इसमें से n cos थीटा क्या कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंसेस mg। तो तुमको पहला इक्वेशन मिल गया, n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और n sin थीटा क्या कर रहा है, ये तुमने बैंकिंग कहां किया, स्ट्रेट रोड पे किया कि टर्न पे किया,
हाँ टर्न पे किया, वेरी गुड। जब भी टर्न आए तो गाड़ी जब टर्न पे हो, सर्कुलर ट्रैक पे हो, तो कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो ऐसा था, ये था रोड, जैसे ही टर्न आया, टर्न, तो हमने ऐसा कर दिया, बराबर, करेक्ट। कहाँ पे किया ये? टर्न पे। कहाँ पे किया? टर्न पे। टर्न पे किया ना ऐसा, तो टर्न पे रोड कैसा बन गया? कर्व, कर्वेचर बन गया। कर्वेचर का सेंटर कहाँ होगा? इधर। और एन साइन थीटा भी कहाँ पे है? इधर। तो एन साइन थीटा क्या कर रहा है? मैंने अभी तो बोला, जब भी सर्कुलर मोशन हो तो कौन सा फोर्स कंपलसरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो आएगा ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? जो फोर्स सेंटर की तरफ हो, यहां पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? तो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर। इन दोनों को डिवाइड कर दो। आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी इक्वल टू, यहां क्या था? एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। एन एन हो गया कैंसल, एम एम हो गया कैंसल, तो वी स्क्वायर बाय आर जी क्या बन गया? ये टैन थीटा। क्या बन गया? टैन थीटा। यहां समझ में आया? चलो एक बार और बता देता हूँ। देखो पहले तो प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है, सीधे रास्ते पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जब टर्न आया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब टर्न आया तो गाड़ी सर्कुलर मोशन में है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कर दिया? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने। वहां से तुमको v की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई? अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये स्टेबल वैल्यू नहीं है। ये तुम्हारे गाड़ी के टायर की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ये रोड की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ये वेदर पे डिपेंड करेगा, रोड पे पानी पड़ा है कि उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर हमको गाड़ी को सेफली टर्न दिलवाना है तो हम सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रह सकते। अगर रहे और गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हुआ तो तुम ही नहीं रहोगे। तो हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, और ख़ासकर कहाँ चाहिए? हाईवेज पे। क्यों? क्योंकि हाईवे पे लोग गाड़ी बहुत चलाते हैं फास्ट। तो हाईवे पे क्या करते हैं फिर? रोड जैसे ही टर्न आया ना, रोड के आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड, बराबर। अब बैंकिंग करने से क्या हुआ? बैंकिंग करने से यह हुआ कि जो नॉर्मल रिएक्शन था, पहले नॉर्मल रिएक्शन कैसा था? नॉर्मल रिएक्शन था ऊपर mg था, नीचे, तो n इक्वल टू क्या था? mg था। लेकिन थोड़ा सा सिर्फ हमने सरफेस को ऊपर उठा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए। एक हो गया n cos, एक हो गया n cos। किसको बैलेंस कर रहा है? और n sin क्या काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। वहां से हमको क्या मिल गया? वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा मिल गया ना। वी स्क्वायर बाय आर जी टैन थीटा, तो वी स्क्वायर क्या आ गया? आर जी टैन थीटा। अब इसको याद रखो, अब याद रखो इसको। तो वी क्या आ गया? वी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, बराबर, राइट। अभी मैजिक देखो, मैजिक। पिछले केस में जहां पे बैंकिंग नहीं था, वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का इक्वेशन क्या आया था? अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इमेजिन हमारी गाड़ी का टायर बहुत ही पुराना है, रोड भी एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विथ विच यू कैन टेक अ टर्न? जीरो। ले ही नहीं सकते। गाड़ी साइड में लगाओ, पैदल जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ बैंकिंग करने से तुमको दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गायब हो गया, मतलब फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो भी यू कैन टेक टर्न सेफली। तो सिर्फ रोड के आउटर सरफेस को ऊपर उठाने से जो सेफ स्पीड था वो अब म्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब इवन इफ
गाड़ी का टायर बहुत ही पुराना है, फ्रिक्शन है ही नहीं, फिर भी यू कैन टेक टर्न सेफली, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट सेफ स्पीड। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल टेक टर्न विद दिस स्पीड। हो गया? तो बैंकिंग करने से हमने फ्रिक्शन हटाई दिया इक्वेशन से। नंबर 2, अगर मुझे एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो वो कैसे करेंगे? वो तो कर ही लिया ना, क्या था इक्वेशन? v²/rg इक्वल टू, तो यहां से थीटा क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ v²/rg, राइट? यहां तक क्लियर? गुड। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर तुम नोटिस कर रहे हो, मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका? रोड का। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो रोड बन गया तो आर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, क्योंकि अगर मैंने एक बार रोड बना लिया तो उसका रेडियस क्या बन जाता है? कांस्टेंट। एक बार मैंने बैंकिंग कर लिया तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और जी भी क्या है? मतलब ये तीनों क्या है? तो v क्या है? कांस्टेंट। तो मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना? अब इमेजिन, ऐसे वैसे होता नहीं है लेकिन इमेजिन कर लो, तुम कहीं जा रहे थे और तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, टर्न आया और वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टर्न पे आपका गाड़ी का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर का रखो, है ना? ऐसा लिखा हुआ है। आप में से कितने लोग सच में 72 किलोमीटर पर आवर रखोगे? कोई नहीं रखेगा, कोई कम, कोई ज़्यादा। हम तो देखते भी नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है साइन बोर्ड, होता है ना। ये स्पीड ब्रेकर का बोर्ड नहीं देखते तो क्या, स्पीड ब्रेकर का भी तुम बोर्ड नहीं देखते, लिखा होता है ना, ब्रेकर का साइन बोर्ड होता है कि आगे ब्रेकर है, लिखा होता है ना ऐसे। हम तो उस पर भी ध्यान नहीं देते, तो स्पीड पे कौन ध्यान देगा? तो इसका मतलब ये होता है कि जब टर्न आता है ना, तो हर कोई मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू से चलता ही नहीं है, या तो उससे कम या तो उससे ज़्यादा। तो उसमें होगा क्या? देखो अब थोड़ा अच्छे समझ लेना। ये बैंकिंग हमने कर दिया था, बैंकिंग ये बैंकिंग हो गया, ठीक। अगर मेरा स्पीड का वैल्यू मोस्ट सेफ स्पीड मतलब √RG tan थीटा से कम है, कम, तो क्या होगा? गाड़ी है, गाड़ी वो इनर एज की तरफ सरकने लगेगा, करेक्ट। और अगर ज्यादा हुआ तो कहा जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये, टर्न पे अगर हम मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू से नहीं चल रहे, उससे कम पे है, तो जो गाड़ी है वो टर्न ले ही नहीं पाएगा, वो ऐसा रोड के अंदर की तरफ जाने लगेगा। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और अगर ज्यादा हुई तो वो रोड से बाहर जाएगा, बराबर, करेक्ट, क्लियर यहां तक? पक्का पक्का। तो हमको फाइंड करना है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने स्पीड बहुत कम कर दी तो गाड़ी कहाँ जाएगा? अंदर, मतलब टुवर्ड्स द इनर एज। और ज्यादा कर दी तो कहाँ जाएगा? आउटर एज। तो हमको फाइंड करना है लिमिट्स। लिमिट्स मतलब कम से कम कितना स्पीड हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। अगर आप देखोगे ना, इसका टाइटल है स्पीड लिमिट्स। लिखा है क्या ऐसा? स्पीड लिमिट्स है ना, लिखा है ना स्पीड लिमिट्स। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट, अभी लोअर स्पीड लिमिट क्या है अच्छे से समझ लो। व्हाट इज द मोस्ट सेफ स्पीड? √RG tan थीटा। अगर मेरे गाड़ी का स्पीड ये मोस्ट सेफ स्पीड से कम है, उससे कम है, तो गाड़ी कहां जाने लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इनर एज। वेरी गुड। तो लोअर स्पीड लिमिट के केस में आपकी गाड़ी का स्पीड किससे कम होता है? मोस्ट सेफ स्पीड से। मोस्ट सेफ स्पीड क्या है? अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड। नोट्स देखो, नोट्स में ना वो अंडर रूट प्रिंट नहीं हुआ, नोट्स में
लोअर स्पीड लिमिट जहाँ पे लिखा है वहाँ पे RG tan थीटा तो लिखा है, लेकिन उसके ऊपर का जो रूट है वो प्रिंट नहीं हुआ, तो वो कर लो। है ना, करेक्शन मिल गया ना? ओके गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो यहाँ ध्यान दो अभी। और थोड़ा सा यहाँ पे अभी डिफिकल्ट भी हो जाएगा, अब तक तो सिंपल सिंपल चल रहा था। तो ऐसा है, आपने ही बताया कि अगर गाड़ी का स्पीड कम हुआ तो गाड़ी कहाँ जाने लगेगा? टुवर्ड्स द इनर एज। अब फ्रिक्शन बचाता है। फ्रिक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। गाड़ी कहाँ ड्रिफ्ट हो रहा था? इनर एज, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? वेरी गुड। तो जैसे ही गाड़ी नीचे की तरफ आने लगा, फ्रिक्शन ने बचा लिया। फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ, क्योंकि गाड़ी कहाँ जा रहा था? नीचे, क्योंकि स्पीड क्या था? कम था। तो फ्रिक्शन कहाँ आ गया? ऊपर। वेरी गुड। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। तो लोअर स्पीड लिमिट फाइंड करते वक्त फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? आउटर एज की इनर एज? वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। तो एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है? थीटा। क्यों थीटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये Fs का कौन सा कंपोनेंट हो गया? कॉस थीटा। और साइन कंपोनेंट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। वेरी गुड। तो ये हो गया Fs साइन थीटा। जो स्टेप्स तुमने पिछले केस में परफॉर्म किया था वही यहाँ पे करने हैं। तो पिछले केस में क्या किया था तुमने? क्या बोला था? n cos थीटा ने किसको बैलेंस कर दिया? mg को। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स है? वो क्या काम कर रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुमने क्या लिख दिया? n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। वो क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या किया? 2 को 1 से डिवाइड किया। यहाँ पे भी वही करना है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आ गई। mg को कौन कौन बैलेंस कर रहा है? Fs sin थीटा और n cos थीटा। तो यहाँ लिखोगे n cos थीटा और Fs sin थीटा, इन दोनों ने मिलके किसको बैलेंस कर दिया? mg को। n sin थीटा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। Fs cos थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है? अवे फ्रॉम सेंटर। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल। वो कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए और अवे वाला कम होना चाहिए। मतलब टुवर्ड्स सेंटर कौन है? अवे कौन है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब क्या? n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे ये कहाँ जा रहा है? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होना चाहिए था? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है फिर? n sin थीटा माइनस, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि Fs अपोजिट डायरेक्शन में है ना? चलो मैं सिंपल समझा देता हूँ, छोड़ो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये। सेंटर की तरफ, चलो एक काम करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, उसके बीच में कुछ बांध देते हैं। आपको बोलूंगा वहां से खींचो, मैं बोलूंगा यहां से खींचता हूँ। इसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। बराबर, सही है। मैंने जोर से खींच लिया तो वो सेंटर पे जो तुमने ऑब्जेक्ट बांधा था वो मेरी तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तुमने खींच लिया तो। वेरी गुड। यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस थे? n साइन और Fs cos, था ना ऐसा? गाड़ी क्या परफॉर्म कर रहा है? कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है कि अवे फ्रॉम सेंटर होता है? तो ज्यादा फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए कि अवे? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स कौन था? तो वो बड़ा होगा। और अवे कौन था? तो वो छोटा होगा। तो दोनों को माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने किसने मिलके प्रोवाइड कर दिया? n sin थीटा माइनस, माइनस कौन? Fs cos थीटा।
ये क्या कर रहे हैं, mv² बाय आर। अब प्रॉब्लम ये है ना कि तुमने इस केस में स्पीड को क्या नोटेशन दिया है, v1, क्योंकि v तुमने किसको बोला था, मोस्ट सेफ स्पीड को। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, mv1² बाय आर। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने आपको क्या बताया था, दो इक्वेशन बन जाए तो क्या करना, डिवाइड करना। तो डिवाइड कर लो, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो। तो mv1² बाय आर अपॉन mg इक्वल टू क्या लिखेंगे, n साइन थीटा माइनस fs कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस fs साइन थीटा। वेरी गुड, m कैंसल, तो v1² बाय आर जी इक्वल टू n साइन थीटा माइनस fs क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मैंने अभी तो बताया वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस fs क्या है, म्यू एस एन साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n cos थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो v1² अपॉन आर जी, दोनों में n है क्या, यस, कॉमन निकाल लिया। दोनों में cos है क्या, नो। पहले टर्म में cos था नहीं, मैंने कॉमन निकाल लिया। और पहले टर्म में कौन था, साइन, cos था क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा, है। या फिर आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, चलो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। ये क्या था, n साइन थीटा था ना, n साइन थीटा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, n साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा। अरे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एडजस्ट कर लिया, बस हो गया, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हो, क्योंकि कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, n साइन थीटा माइनस म्यू एस n कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा प्लस, यहां पे भी मैं ऐसा ही करूंगा, म्यू एस n साइन थीटा, कॉस थीटा था क्या, नहीं था, तो मैंने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अभी मैं न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, n cos थीटा, n cos थीटा कॉमन आ गया, n cos थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पे क्या बचा, म्यू एस अपॉन n cos थीटा कॉमन निकाल लिया, तो पहले टर्म में क्या बचा, 1, दूसरे में क्या क्या बचा, म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड, ये जो n cos थीटा और n cos थीटा था ये क्या हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो ये क्या बन गया, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। वेरी गुड, तो v1² इक्वल टू, सिर्फ rg को वहां शिफ्ट कर दिया, तो rg tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। तो मुझे v1 मिल जाएगा, v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये है लोअर स्पीड लिमिट। क्या ये लोअर स्पीड लिमिट, मतलब कम से कम इतना स्पीड हो सकता है, इसकी कम नहीं हो सकता, इससे कम हो तो गाड़ी सीधा इनर एज की तरफ अंदर। हमारे केस में इनर एज मतलब डिवाइडर होता है रोड का, डायरेक्ट डिवाइडर में घुसा दी गाड़ी। अगर इतना कम पे चलोगे तो ये होने वाला है, लेकिन कहाँ पे, टर्न पे। अब हमने ये जो सारे इक्वेशन डिराइव किया है ये करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने का भी एक मेथड है। मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन क्या आया था, अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा, राइट। वहां पे फ्रिक्शन था क्या, नहीं। अब मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 कर देता हूँ, म्यू एस की वैल्यू 0 कर देता हूँ, कर दो 0, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया, 0। यहाँ पे भी क्या हो गया, 0, तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ आरजी। ये इक्वेशन किसका था, हाँ, तो जब मैं फ्रिक्शन की वैल्यू 0 कर रहा हूँ तो इक्वेशन वापस से क्या बन रहा है, मोस्ट सेफ स्पीड, तो करेक्ट है। तो आप ऐसा क्रॉस चेक भी कर सकते हो
कि अगर म्यू एस की वैल्यू 0 कर दे तो उस केस में वापस हमको मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन मिल रहा है क्या? अगर हाँ तो आपका इक्वेशन करेक्ट है, अगर नहीं तो रॉन्ग है। ये कौन सा लिमिट था? लोअर स्पीड लिमिट। अब जब तुम अपर स्पीड लिमिट फाइंड करोगे, जो भी हम करेंगे, उस केस में एक ही चेंज होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ओके हाँ, लेकिन हम डिराइव तो करेंगे उसको। तो अभी हम फाइंड करेंगे अपर स्पीड लिमिट। ये सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल है। अपर स्पीड लिमिट। अभी अपर स्पीड लिमिट का मतलब क्या? देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये भी नहीं सोचते कि टर्न आया मैं गाड़ी का स्पीड कम कर लूं। उनका अपना अपना ही चलता रहता है, टर्न आए तो भी फास्ट चलाएंगे। तो अपर स्पीड लिमिट मतलब मैक्सिमम कितनी स्पीड के साथ तुम टर्न ले सकते हो, उसको बोलते हैं अपर स्पीड लिमिट। अब जब अपर स्पीड लिमिट की बात कर रहे हो तो जो गाड़ी है वो इनर एज की तरफ ड्रिफ्ट होगा कि आउटर की तरफ? मतलब ऊपर की तरफ। वेरी गुड। तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? अगर गाड़ी ऊपर जाने लगा तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? नीचे। तो फ्रिक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। ओके, तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन। सही है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? थीटा। क्यों थीटा? क्यों थीटा? बराबर बोल रहे हो लेकिन क्यों बोल रहे हो बताओ? अल्टरनेट एंगल। अरे अल्टरनेट होता है ना ऐसा जेड जैसा, ये थीटा तो ये भी क्या होता है? हाँ, तो वो थीटा आ जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा। तो अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, गुड। देन बराबर है, अल्टरनेट एंगल है वो। कोई लोग सोच लेंगे ऐसा कैसा? अरे ये फोर्स को मैं इधर भी तो दिखा सकता था ना। हाँ तो बराबर है, वो अल्टरनेट एंगल ही है, सही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एफ एस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा और दूसरा यहाँ पे आएगा। बराबर है क्या? यस, बराबर है। यस, बराबर है। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस, क्योंकि एंगल को लग के कौन होता है? कॉस, और दूसरा कौन होता है? साइन। अब जिनको कंफ्यूजन हो, कोई बात ही नहीं कंफ्यूजन का। अगर मेरे पास वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में हो, 4 क्वाड्रेंट होते ना, पहले क्वाड्रेंट में हो तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दूसरे में हो तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में हो तो x नेगेटिव y नेगेटिव, चौथे में हो तो x पॉजिटिव y। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है तुमको? तीसरे में। तो दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव दिखाया मैंने, बराबर है। सही है। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को ये बता दो n cos थीटा क्या काम कर रहा है? किसको किसको बैलेंस कर रहा है? एफ एस साइन थीटा और mg को। तो यहां से मिल जाएगा n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। इस केस में सेंटर की तरफ दो फोर्सेस है, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है? तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड। तो कौन से दो फोर्सेस थे? n साइन थीटा और एफ एस, इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया? लेकिन इसको मैं V2 बोलूंगा क्योंकि ये मैक्सिमम मतलब अपर लिमिट की बात कर रहे हो। अपर लिमिट में जो गाड़ी का स्पीड होता है वो मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा होता है। करेक्ट, गुड, पक्का। फिर मैंने क्या बताया था? डिवाइड, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड, तो कर लिया डिवाइड, कर लो फिर। mv2 स्क्वायर बाय r अपॉन mg इक्वल टू n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन mg क्या आया? n कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ऐसा ही आया ना? हाँ ऐसा ही आया, बराबर है। m और m कैंसल, तो यहां पे तुमको v2 स्क्वायर बाय rg मिल जाएगा। v2 स्क्वायर बाय rg मिल जाएगा इक्वल टू, एफ एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं?
म्यू एस इंटू एन। वेरी गुड। तो एफ एस की जगह पे मैं लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। फिर हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला था, एन कॉस थीटा। यहाँ पे पहले टर्म में क्या बचा था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरे टर्म में क्या था, म्यू एस। यहाँ पे भी एन कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा हो गया कैंसल। वेरी गुड। तो ये मिल गया आपको v2 स्क्वायर बाय आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो यहां से तुमको मिल जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ऐसे आएगा ना, देख लो, बराबर है। गुड। तो v2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। दिस इज अपर लिमिट। और मैंने बताया था ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो क्या करते हैं, म्यू एस की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 करो 0। तो ये गया और ये भी गया, क्या आया, अंडर रूट ऑफ आर जी। तो बराबर है फिर ये इक्वेशन। गुड, बराबर। तो अब तक हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज पहले स्टार्ट किया एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला एप्लीकेशन, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक बैंकिंग किया नहीं है। सर्कुलर क्योंकि टर्न था तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, किसने दे दिया, फ्रिक्शन ने। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। वहां से तुमको v मिल गया अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। हमको यहाँ पे समझ में आया कि हम कंप्लीटली फ्रिक्शन के भरोसे है टर्न मारने के लिए, और अगर गाड़ी का टायर पुराना है मतलब फ्रिक्शन कम है तो फिर मुझे टर्न लेने के लिए बहुत स्लो जाना पड़ेगा। अगर मैं फास्ट जाने की कोशिश करूंगा तो मैं सीधा रोड से बाहर, राइट, बराबर। तो अब हम तो नहीं सोचते हमारा, लेकिन गवर्नमेंट सोचती है। उनको पता है कि इधर ना लोग सुनते नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम हेल्प कर देंगे। हाईवे पे टर्न आया ना, रोड को ऊपर कर लिया, अच्छा दिखने के लिए नहीं, वैसे अच्छा दिखता है वो, बट ऐसा ऊपर कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, रेजिंग द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। क्या बोलते हैं इसको, बैंकिंग ऑफ रोड। अब से बैंकिंग करने से क्या होता है, जब तक बैंकिंग नहीं था तो नॉर्मल रिएक्शन वाज इक्वल टू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हो ही नहीं रहता, एक ही कंपोनेंट था। अब लेकिन बैंकिंग करने से नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, एन कॉस और एन साइन। एन कॉस ने एम जी को बैलेंस कर दिया और एन साइन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इनको डिवाइड करके तुमको मिल गया v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तुम अगर नोटिस कर रहे हो तो इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तो भी यू कैन टेक टर्न, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं, मोस्ट सेफ स्पीड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मोस्ट सेफ स्पीड है ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इतना ही स्पीड होना चाहिए, ना कम चलेगा ना ज़्यादा चलेगा, राइट, करेक्ट। लेकिन हम लोग तो कहाँ उस स्पीड पे चलने वाले हैं, हम या तो स्लो जाएंगे या तो फास्ट जाएंगे। तो हमको ये देखना था कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्पीड हो सकता है टू टेक अ सेफ टर्न। कम से कम को बोल दिया तुमने लोअर स्पीड लिमिट और मैक्सिमम को बोल दिया अपर स्पीड लिमिट। जब तुम कम स्पीड पे जाते हो तो गाड़ी इनर सरफेस की तरफ जा सकती है, लेकिन कौन बचाता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन उस केस में कहाँ होता है, ऊपर की तरफ अलोंग द प्लेन, राइट, क्लियर। उस केस में आपको जो लोअर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला आपने फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया था वो था अंडर रूट ऑफ
आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। और अपर स्पीड लिमिट के केस में अगर आप गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हो तो गाड़ी कहाँ की तरफ जा सकता है, अपर मतलब रोड के आउटर एज की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे। इस केस में आपको स्पीड का फॉर्मूला मिल गया अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो अब हम यहाँ रुक जाते हैं, कल आने से पहले ये रिवाइज करके आओ, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।